माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यह यूनिट 3 इन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में है और इस टॉपिक में हम यह स्टडी करेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन है वह रिएक्शन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, उसकी स्पीड क्या है, रिएक्टेंट किस तरीके से कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स यानी केमिकल काइनेटिक्स इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रिया होगी कितनी तेज़ी से होगी, प्रोडक्ट बनेगा कितनी तेज़ी से बनेगा और कितनी उसकी कंसंट्रेशन, इन सब की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। इसके अलावा हम केमिकल काइनेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई ऐसे रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में, जो हमें तेज़ी से या अधिक मात्रा में हमें चाहिए। तो हम किसी भी जो रिएक्शन है जिससे हमें पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त हो सके अधिक मात्रा में, तो हम केमिकल काइनेटिक्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड को हम तेज़ या मंद कर सकें। तो यदि हमें कोई केमिकल यदि चाहिए तो रिएक्शन यदि तेज़ी से होगी तो उसे हम कम समय में आसानी से बना सकते हैं। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम गति के आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत तेज़ी से होती हैं, जिन्हें हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस जो वेरी फास्ट होती है और इनकी स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत ही तेज़ी से होती हैं। जैसे कि आयनिक या रिएक्शन है कि सिल्वर नाइट्रेट की यदि हम रिएक्शन कराएं सोडियम क्लोराइड के साथ तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और यह बहुत तेज़ी से बनता है। जबकि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही मंद गति से होती हैं, सालों लग जाते हैं ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, और उसके पश्चात भी ऐसी रिएक्शंस शायद चलती रहती हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, यह बहुत धीमी गति से होने वाले रिएक्शन हैं। इसी प्रकार से यदि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाती है तो ऐसी जो रिएक्शन है वो भी बहुत ही धीमी गति से होती हैं। इनकी जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड है उसको की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, या यदि पॉसिबल है भी तो यूज़फुल नहीं है। जबकि कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत तेज़ और बहुत मंद गति के एक मीडियम स्केल में होती हैं, यानी मध्यम गति की ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो बहुत तेज़ भी नहीं होती और बहुत मंद भी नहीं होती, और इनकी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उन्हें हम आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी एक यूनिट समय, एक पर्टिकुलर समय, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि 1 सेकंड में कोई रिएक्टेंट
या कोई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है, या 1 मिनट में किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होता है, उसे ही हम अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन होता है कि कोई पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी इकाई आयतन में उसके कितने मोल हैं, यानी इकाई आयतन में पर्टिकुलर सब्सटेंस के उपस्थित मोल, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितने मोल होते हैं उसे ही उस पदार्थ की सांद्रता कहते हैं। यदि जैसे हम कहेंगे कि यदि 1 लीटर आयतन में यदि किसी पदार्थ का 2 मोल है तो उसकी कंसंट्रेशन 2 मोल प्रति लीटर होगी, और यदि 0.5 मोल है तो उसकी 1 लीटर में तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोल प्रति लीटर होगी। तो ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर समय में कितनी चेंज होती है वो ही उसे ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समय नीचे आता है रिएक्शन, यदि हम फॉर्मूले में लिखते हैं इसका तो यानी एक यूनिट समय लिया जाता है, जैसे 1 सेकंड ले लिया, 1 मिनट ले लिया, या 1 आवर ले लिया। अब यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन की स्टडी करें तो रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और उसमें जो प्रेजेंट जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, यानी पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम समय के साथ किसी रिएक्शन की स्टडी करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लगातार कमी होती जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। एक निश्चित समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, उनमें साम्य स्थापित हो जाता है, यानी एक निश्चित समय के पश्चात जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाती है, जबकि प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह जाती है, यानी साम्य स्थापित हो जाता है रिएक्शन में। तो उसे हम एक इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शंस कह सकते हैं। जबकि कई जैसे आयनिक या एसिड बेस रिएक्शंस हैं जिनमें लगभग सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और के लिए ग्राफ खींचे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो हम देखते हैं कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाती है, जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्शन करके आपस में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है, जिससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। अब रिएक्टेंट कम होता जाता है तो एक निश्चित समय के पश्चात जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। हम इस कर्व में देख रहे हैं कि एक निश्चित समय के पश्चात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बदल नहीं रही है। अब यदि हम देखें तो यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो है कि कंसंट्रेशन जो चेंज होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और अपॉन चेंज होने में लगने वाला समय, यानी जो हम कहेंगे कि एक समय अंतराल या एक इकाई में सांद्रता में जो अभिक्रिया में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है
वो अभिक्रिया का वेग कहलाता है ना। यानी एक समय अंतराल का मतलब यानी T1 T2 एक समय एक रेंज ले लेते हैं समय की। उस रेंज में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज होती है, यानी रेंज का मतलब यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो एक प्रकार से औसत वेग है, यानी अभिक्रिया का औसत वेग इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। प्लस इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है, और माइनस इंडिकेट करता है कि यदि रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में समय के साथ कमी होती चली जाती है। अब यदि हम एक रिएक्शन देखें, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि उसमें वियोजन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो उसका औसत वेग बराबर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, यानी औसत वेग इज इक्वल टू माइनस डेल H2O2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। यानी एक सामान्य अभिक्रिया जैसे कि A और B है, A यहाँ पे अभिकारक है जबकि B प्रोडक्ट है, तो अभिक्रिया का वेग होगा इज इक्वल टू माइनस डेल A अपॉन डेल टी। यानी A की एक अभिकारक या रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, यानी माइनस का साइन आएगा, जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती है, इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो यानी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल ए अपॉन डेल टी। ये इज इक्वल क्यों है, क्योंकि एक मोल यदि ए का टूटता है तो टूटने के पश्चात एक मोल ही बी का बन रहा है। अब यदि हम आगे बढ़ें तो कुछ यदि एक निश्चित समय यानी एक अनंत सूक्ष्म समय अंतराल के दौरान रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को देखें तो वह एक तात्क्षणिक वेग होगा, यानी एक निश्चित समय पर जो रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे ही हम तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन कहेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर कोई मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें ए अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के दौरान बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यदि और यहाँ पे लिमिट लगा रही हैं डेल टी गोज़ टू 0 प्लस माइनस डेल टी अपॉन डेल सी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। तो अभिक्रिया का वेग वही इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। अब यदि कोई अभिक्रिया हम देखें जिसमें अभिकारक A टूट करके 2 मोल उत्पाद या प्रोडक्ट B के बना रहा है, तो अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू होगा माइनस डी सी ए अपॉन डी टी। सी ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ A और माइनस यानी अभिकारक है, उसकी सांद्रता में समय के साथ कमी हो रही है, इज इक्वल टू प्लस 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि अभिकारक A का यदि 1 मोल टूटता है तो 2 मोल प्रोडक्ट B के बनते हैं, यानी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी ए अपॉन डी टी। सी बी यानी कंसंट्रेशन ऑफ B, सी बी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ B। कोई सामान्य अभिक्रिया है यदि हम देखें जिसके N1 मोल A के और N2 मोल B के आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। मान लीजिए M1 मोल C के प्लस M2 मोल D के, तो अभिक्रिया का वेग होगा माइनस 1/N1 डी सी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/N2 डी सी बी अपॉन डी टी
इज इक्वल टू +1/m1 dCC अपॉन dt इज इक्वल टू +1/m2 dCD अपॉन dt। यानी जो रिएक्शन है उस आपस में, जो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन में जितना चेंजेस हो रहा है या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कितना मोल उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और उससे कितना मोल प्रोडक्ट का बन रहा है, उसी हिसाब से अभिक्रिया की वेलोसिटी को हम निर्धारित कर सकते हैं। अब यदि हम कोई, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें A2 + B2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और 2AB प्रोडक्ट बनाता है, तो B2 के लुप्त होने का वेग यदि 10 की घात या 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो AB के बनने के वेग की गणना करूं। यानी AP के बनने की गणना हमें करनी है। अब हम यदि इस रिएक्शन को देखें तो A2 का यदि 1 मोल टूटता है तो 2 मोल AB के बनते हैं। इसी तरीके से B2 का यदि 1 मोल टूटता है तो 2 मोल AB के बनेंगे। यानी B2 की कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा उससे डबल AB के कंसंट्रेशन में चेंज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि B2 के लुप्त होने का वेग 10⁻⁻5 है तो AB के बनने का जो वेग होगा वो डबल होगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करें यानी -dCA2 अपॉन dt इज इक्वल टू -dCB2 अपॉन dt इज इक्वल टू +1/2 dCAB अपॉन dt। तो हमें dCAB अपॉन dt कैलकुलेट करना है और dCB2 अपॉन dt ये दे रखा है। टूटने का क्रम या लुप्त होने का क्रम यानी माइनस का साइन लग रहा है, तो हम इसको यदि हम देखें तो +1/2 dCAB अपॉन dt इज इक्वल टू 10⁻⁵ 2 ऊपर चला जाएगा, तो dCAB अपॉन dt इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होगा।